न्यूक्लियर फ्यूल है क्या इसमें यानी हमारे पास जो न्यूक्लियर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था, जिसका जो एटॉमिक मास होता है वो 82 एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा होता है। जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है और अभी काफ़ी थोरियम वगैरह हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूक्लियर 82 से ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से फिर ये अंदर से अनस्टेबल होते हैं और इसके न्यूक्लियस से मुसलसल रेडिएशन निकल रही होती है। इसके न्यूक्लियस के अंदर बेतहाशा एनर्जी होती है, वो एनर्जी निकल रही होती है। इस ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। यूरेनियम उसका बहुत मेन सोर्स है, ठीक है। प्लूटोनियम भी, यूरेनियम भी है, पोलोनियम भी है, लेकिन यूरेनियम उसका मेन सोर्स है। तो ये अनस्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होती है, वो निकल रही होती है, तो कुछ अरसे के बाद एक स्टेबल एलिमेंट में, नॉर्मली लेड में या दूसरे किसी एलिमेंट के अंदर, स्टेबल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि ये जो अब न्यूक्लियर ये जो एलिमेंट्स है हमारे पास, जो जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि एटॉमिक रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस को हम हिट कर देते हैं किसी एक स्पीडी न्यूट्रॉन से, और वो न्यूट्रॉन क्या करता है कि जब उस न्यूक्लियस को हिट कर देता है तो वो दो न्यूक्लियाई में, वो जो एलिमेंट होता है वो दो न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है। इस तरह से तीन फर्दर न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। इसका आप इसको यूँ समझ लीजिएगा, मिसाल के तौर पर आपके पास एक यूरेनियम एलिमेंट है, इधर से एक न्यूट्रॉन ने जाके उसको हिट कर दिया, तो अब ये जो यूरेनियम एलिमेंट है ये दो डॉटर यूरेनियम में तकसीम हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरे में, प्लस साथ साथ तीन न्यूट्रॉन फर्दर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। इन तीनों में से फर्दर जो है तीन न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अभी तीन न्यूट्रॉन फर्दर जाके तीन न्यूक्लियाई को हिट कर देते हैं, उससे फिर 6 न्यूक्लियाई बनेगी, ज़ाहिर है हर एक से दो दो बनेंगे, और 9 न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। बहरहाल एक न्यूक्लियस का दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना या उसका तकसीम हो जाना, और उसके नतीजे में तीन न्यूट्रॉन का निकलना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियाई जो यूरेनियम एलिमेंट का हो या कोई दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाना और उसके नतीजे में न्यूट्रॉन निकलना और बेतहाशा एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्टर, ये जो जितने आपके पास एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, एक तो पीसफुल पर्पसेस के लिए होते हैं, कुछ जो है जिसमें एटॉमिक बम तैयार किया जाता है या जिसके अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी है वगैरह दूसरे तैयार किए जाते हैं। जो एटॉमिक बम जिसके अंदर पैदा किया जाता है, उसके यूरेनियम की अफजूदगी या इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम करते हैं, क्योंकि यूरेनियम जो होता है ये ज़्यादा प्योर नहीं होता। तो अगर 92% आप उसको प्योरीफाई कर देते हैं तो फिर उसमें से आप एटम बम बना सकते हैं या मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम है, जैसे दुनिया में 5 ममालिक हैं जिन्होंने इसको यूरेनियम को इनरिच किया हुआ है, एक पाकिस्तान है, इंडिया, 7 ममालिक है, सॉरी, पाकिस्तान, इंडिया और 5 जो चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और जर्मनी है। ये 7 ममालिक है जिन्होंने यूरेनियम को 92% तक इसको एनरिच किया, प्योरीफाई किया, और इससे उसने फिर एटम बम बनाया हुआ है। पाकिस्तान में ये काम डॉक्टर अब्दुल कदीर ने किया था। बाकी एटॉमिक रिएक्टर हमारे पास पहले से था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर जब इंडिया ने बम ब्लास्ट किए तो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर को बुलाया गया भुट्टो के दौर में यहाँ पे, और उससे ये हॉलैंड में एक एटॉमिक रिएक्टर के अंदर काम कर रहे थे, वहाँ पे एक लैब के अंदर काम कर रहे थे, और उसको ये प्रोसेस पूरा आ रहा था, यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम जो आ रहा था। देखिए ईरान को देखिए, कितनी पावरफुल कंट्री है, उसके पास ऑयल है, सब कुछ है, उसने अभी तक सिर्फ 20% एनरिच किया हुआ है। आप अंदाज़ा लगा दें कि कितना मुश्किल काम है यूरेनियम को एनरिच करना, यूरेनियम को प्योरीफाई करना। अभी सिर्फ उसने 20% किया हुआ है, और ये 92% चाहिए एटम बम बनाने के लिए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये उसको फिर एटॉमिक रिएक्टर के अंदर पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी हो सकता है, जिससे बिजली पैदा होती है। उसके लिए एनरिचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉर्मल जो फ्यूल होता है, जो कि प्योर नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे और इम्प्योरिटीज़ होती हैं,
तो वो उसी एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर उसको मतलब उसके अंदर ये प्रोसेस किया जाता है, न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस किया जाता है और एनर्जी इसमें से पैदा होती है। एक कंट्रोल प्रोसेस होता है, अगर आप उसको अनकंट्रोल रखेंगे तो ये मिनटों के अंदर आपका जो एटॉमिक रिएक्टर है उसको पिघला देंगे। यानी ये जो प्रोसेस होता है, ये हमने यहाँ पे किया कि एक न्यूट्रॉन जाके जब एक न्यूक्लियस को हिट करता है और उसके नतीजे में 2 न्यूक्लियाई पैदा होती है, 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं और बेतहाशा एनर्जी पैदा होती है। वो 3 न्यूट्रॉन जाके फिर 3 मजीद न्यूक्लियाई को हिट करेंगे और उससे 6 बनेंगे, 6 से 12 बनेंगे, 12 से 24 बनेंगे, 24 से 48 और 96 और इस तरह से बनेंगे। तो ये मिनटों के अंदर इतनी एनर्जी उस प्रोसेस में से पैदा होती है जिससे पूरा आपका जो एटॉमिक रिएक्टर है वो पिघल सकता है। ठीक है, तो ज़ाहिर इसको कंट्रोल प्रोसेस, यानी इसके अंदर वाटर इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड वाटर इस्तेमाल किया जाता है या लेड ब्लॉक इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस को हिट कर देते हैं, इसके स्पीड को कम कर देते हैं वाटर के ज़रिए या बाकी जो दूसरे ब्लॉक्स होते हैं उसके ज़रिए इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर दिया जाता है। तो जब स्पीड कम होने के बाद अगर वो किसी न्यूक्लियस को हिट भी कर देता है तो वो इसके अंदर फिशन रिएक्शन नहीं होता, ये फिशन जो है न्यूक्लियर फिशन नहीं होता, यानी 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट नहीं होता, न्यूट्रॉन पैदा नहीं होते, बस जस्ट हिट कर देते उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर स्पीड उसकी ज़्यादा हो तो फिर उस सूरत में ये प्रोसेस उसके अंदर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होता है, तो इसलिए इसको कंट्रोल रखना पड़ता है। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर फिशन के अंदर एक एटॉमिक रिएक्टर को अगर 1 हफ्ते के लिए उसको चलाना, तो 1 ट्रक अगर आप यूरेनियम ला के डाल देंगे तो 1 हफ्ते तक अगर वो चल सकता है मिसाल के तौर पे। तो अब अगर आप कोयला ले लेते हैं, कोल अब ले लेते हैं, तो वो 1 घंटे के हिसाब से वो एक ट्रेन जितनी बड़ी ट्रेन होती है, एक ट्रेन के बराबर कोयला यूज़ करके 1 घंटे में वो मतलब वो एनर्जी पैदा करेंगे जो कि एक न्यूक्लियर यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो 1 घंटे के अंदर वो पैदा कर लेता है। इसका मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर अगर न्यूक्लियर रिएक्टर 1 ट्रक अगर वो यूरेनियम को यूज़ कर रहा होता है, तो अब 1 घंटे के हिसाब से अब 24 हार्स होते हैं, 24 हार्स को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ ट्रेन आप काउंट कर लीजिएगा कितने नंबर ऑफ ट्रेन चाहिए। यानी न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी होती है। हफ्ते में 1 ट्रक, अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर 1 ट्रक यूरेनियम वगैरह इस्तेमाल होता है, यानी जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो अगर आप 1 हफ्ते में 1 घंटे के हिसाब से 1 ट्रेन जो है अगर आप उससे एनर्जी पैदा करेंगे 1 घंटे के हिसाब से, और फिर ज़ाहिर है 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 1 दिन के अंदर 24 हार्स होते हैं, तो आप उसको उस तरह से मल्टीप्लाई करके आप खुद सोच लें कि कितने 1 हफ्ते में कितने ट्रेन चाहिए होंगे कोयले की, जिससे वो उतनी एनर्जी पैदा हो जाएगी जितना 1 ट्रक आपके पास यूरेनियम या दूसरा जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उससे जो एनर्जी पैदा होती है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेतहाशा एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये तो मतलब यहाँ पे इसने चूँकि मेंशन किया हुआ इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, निस्बतन ये जो सस्ता भी पड़ता है। न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, मतलब जितनी उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, अगरचे महंगा होता है, ये मतलब कोयले की कीमत क्या नहीं होता, लेकिन जिस हिसाब से उससे एनर्जी पैदा होती है उस हिसाब से कोयले से फिर ये सस्ता पड़ता है। यानी ये बहुत कम मकदार में चाहिए होगा, जबकि कोयला बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होगा। तो इसलिए, लेकिन उसकी ज़ाहिर है जितना कोयला है या फॉसिल फ्यूल्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, उसकी मकदार ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इसलिए उसके ऊपर अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो जब ये काम हो रहा है वो ज़्यादातर जो सोलर सिस्टम है, सन लाइट के ऊपर काम हो रहा होता है, और अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो भी चुके हैं। चाइना ने कुछ किया था, कुछ 10 सेकंड तक वो चल गया था। कुछ इस तरह के मसनूई सन जिसको हम कहते हैं, आर्टिफिशियल सन, वो ज़मीन के लिए पैदा करते हैं ताकि उससे फिर एनर्जी पैदा की जा सके। कि सन के अंदर भी जो हाइड्रोजन है, ये भी पढ़ेंगे डिटेल के साथ, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं।